गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है प्रेजेंट ऑफ इंडिया। इसमें हम जो रीड आउट करेंगे कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती हैं, और प्रेसिडेंट की पावर्स कौन कौन सी है और इमरजेंसी पावर्स कौन सी है, और देश की आज़ादी से लेकर यानी कि 1952 से लेकर आज तक कितने प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे 10-15 मिनट के बीच बीच में ये सारा ही टॉपिक कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो टाइप के जो प्रेसिडेंट जो है हेड है वो डिस्क्राइब किया गया है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल कहा गया है प्रेसिडेंट को और रियल एग्जीक्यूटिव कहा गया है पीएम को। क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 52 उसमें यह डिस्क्राइब किया गया है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, लेकिन साथ में ही 53(1) में बोल दिया कि जो प्रेसिडेंट है ना वो अपनी पावर डायरेक्टली भी यूज़ कर सकता है और अपने ऑफिसर के द्वारा भी यूज़ कर सकता है। डायरेक्टली कब करता है? जब वो इमरजेंसी पावर्स यूज़ करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है वो ऑफिसर के द्वारा ही यूज़ करता है। तो ऑफिसर कौन हो गया? जहाँ किसके बारे में इशारा किया गया? पीएम के बारे में, जिसे हम रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। बाद में फिर एक आर्टिकल और ऐड कर दिया गया, जैसे 71(1) में इसने कहा गया कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति के नाम पर सारी जो पावर है वो सरकार ही यूज़ करेगी। एग्जीक्यूटिव कौन है? जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल का प्रधान है वो कौन होता है? पीएम होता है। इसी तरह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी कहा था कि द प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन एज द किंग अंडर द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपको पता है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसने भी ये चीज़ कह दी कि जो हमारा देश का राष्ट्रपति होगा उसकी पोजीशन वो वैसे ही काम करेगा जैसे कि इंग्लैंड का जो राजा है, किंग है, वो करता है। तो आपको पता है जो इंग्लैंड का राजा है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए पावर यूज़ करता है, रियल में पावर यूज़ नहीं करता। सिर्फ अपने बिल जो है, कानून है, उस पर साइन कर दिए। ठीक है, लोगों को जो है जो नेशनल लेवल पर जो प्राइज़ है वो दे दिए, ऐसे काम करता है। रियल पावर जो है उनका जो प्राइम मिनिस्टर ही करता है। तो सेम हमारा इंडियन का प्रेसिडेंट भी ऐसे ही करेगा। आर्टिकल कौन कौन सा है? 52, 53, 74 एंड 77(1). क्वालिफिकेशन किस में दी गई है? 58 में दी गई है। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर एज होनी चाहिए, वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एज ए लोकसभा के मेंबर के होने के नाते होती है। और किसी वो प्रॉफिट वाले ऑफिसर ना बनाओ, यानी कि कोई लाभदायक ओहदे में पहले ना लगाओ, अगर लगा भी तो उसे रिजाइन पहले करना पड़ेगा। फिर टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट की दी गई है कि जब से वो चुना जाएगा उसकी 5 ईयर जो टेन्योर रहेगी उसकी, जो वो अपनी भी ओहदे पर बना रहेगा। तो वेकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन केस जब मान लो कि प्रेसिडेंट का जो ओहदा खाली हो जाता है, आर्टिकल 61 में कहा किस किस टाइप में खाली हो सकता है। मान लो उसने रिज़ाइन दे दिया है, जहाँ मल्पी उसकी डेथ हो गई है ऑफिस के दौरान ही, जहाँ उस पर कोई इम्पीचमेंट यानी कि महादोष, कोई जैसे घोटाले का दोष लग गया है, तो ओहदा खाली हो गया, तो तब जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति बनता है। तो वीवी गिरी तो और जो बीडे जेटी थी उनकी ऐसे ही जो थी डेथ हो गई थी। ठीक है, ओहदे के दौरान ही। नेक्स्ट है कि मैं जहाँ बस बेटा इंपॉर्टेंट वगैरह चीज़ें ही डिस्कस करूँगी। सैलरी दी गई है 5 लाख फिक्स की गई है 1 मंथ के लिए। 5 लाख वाज फिक्स द मंथली सैलरी वगैरह, बाकी कुछ और भी अलाउंस वगैरह सब कुछ दिए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जो भवन है वो न्यू दिल्ली पर राष्ट्रपति का होता है। इसके अलावा जो उसको स्पेशल प्रिविलेज दी गई है वो आर्टिकल 361 में है। ठीक है, 361 में उससे स्पेशल प्रिविलेज दी गई है कि जब वो राष्ट्रपति बन जाता है उसे कोर्ट के सामने खड़ा नहीं किया जाएगा, उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मान लो उस पर कोई दोष लग भी गया, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति पर लग गया था, है ना, तो उसे 2 महीने का पहले नोटिस जारी किया जाएगा, क्योंकि वो इंडिया का फर्स्ट सिटीजन है, उसे आप एकदम कोई गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अगर मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट भी होती है तो
सारा देश गड़बड़ा जाएगा, कोई कानून पास करना, देश को संभालना, कोई मीटिंग करनी, तो उसे पहले जो है अवेयर किया जाएगा, उसे नोटिस दिया जाएगा। फिर आ जाता है मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये यहाँ पर नेहरू अंबेडकर फार्मूला अपनाया गया है आर्टिकल 54 एंड 55 के अकॉर्डिंग वगैरह। तो यहाँ ये चीज़ें होती है कि जो भी लोकसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है, चाहे वो ऑपोजिट पार्टी के हैं चाहे गवर्नमेंट पार्टी के, जितने भी लोकसभा के बीच में मेंबर गए हुए हैं, एमपी गए हुए हैं, और जितने भी एमएलए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जितने भी मेंबर हैं, यानी कि एमपी और एमएलए, ठीक है, इन सभी की वोट की कीमत निकाली जाएगी। वो मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ कि कैसे वोट की कीमत निकालते हैं। अगर पूरी तरह अच्छी तरह समझना है आपने तो वो अलग से वीडियो बनी हुई है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो सारे जो एमएलए या एमपी है देश के, उनकी वोट की कीमत निकाली जाती है। तो देन आफ्टर फिर वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तभी हम कहते हैं ना, वो इनडायरेक्ट वे से चुना जाता है प्रेसिडेंट। हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन हम इनडायरेक्ट वे में करते हैं। जो हमने एमएलए चुने होते हैं, एमपी चुने होते हैं, वो जाकर वोट डालते हैं राष्ट्रपति की। तो इसका भी फार्मूला कौन सा है? नेहरू अंबेडकर फार्मूला। ये सभी स्टेट्स की वोट की कीमत निकाली हुई है, जितने भी एमएलए है। तो आप अपनी स्टेट्स से देख लेना कि मल्पी आपकी स्टेट के कितने एमएलए हैं और उसकी वोट की कीमत कितनी है। सपोज करो जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब में 117 एमएलए है, ठीक है। तो 117 के एमएलए की जो वोट की कीमत है वो निकाली जाती है 116, ठीक है। तो एक की एमएलए की तो टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स वगैरह इतनी बन जाती है। तो ये सारा कुछ बाद में प्लस होगा जिसने भी वोट डाली है। तो ये भी मैंने ये सारा कुछ जो है अलग से वीडियो के डिस्क्राइब किया गया है। शॉर्टकट में आप इसे याद कर सकते हो कि टोटल इलेक्टेड मेंबर एमएलए जितने भी है उनकी वोट की कीमत निकाली हुई है, ठीक है, वैल्यू निकाली हुई है। देन आफ्टर जो है पार्लियामेंट के हैं, कहने का भाव जो भी लोकसभा के मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर है, एमएलए है, उन सभी की वोट की कीमत निकाल कर देन आफ्टर उससे सारा प्लस किया जाएगा। फिर एंड में निकाला जाएगा कि किस जो कैंडिडेट है एज ए राष्ट्रपति के लिए है चुना गया है, खड़ा हुआ है, उनको कितनी वोट्स वगैरह मिली हुई है। और ये भी होती है कि पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद, ये चीज़ें होती है कि वो वोट डालते हैं। मान लो कि 4 प्रेसिडेंट खड़े हैं, ए बी सी डी खड़े हुए हैं, तो मान लो मेरी जो बी है वो पहली पसंद है, ठीक है, डी दूसरी पसंद है, सी तीसरी, तो ए चौथी पसंद है। तो ऐसे सभी जितने भी वोट डाल रहे हैं, एमएलए, एमपी, राज्यसभा के मेंबर डाल रहे हैं, वो उनकी देखा जाएगा कि फर्स्ट मैक्सिमम फर्स्ट किसको किसने वोट दी हुई है, ठीक है। तो फिर वो निकाल के आती है, जिसने की सबसे कम होती है उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो उसकी सारी वोट फिर दोबारा इसमें कन्वर्ट कर दी जाती है जब तक ये रिजल्ट फाइनल नहीं होता। ये बेटा सारा कुछ मैंने अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारी जो है 15 प्रेसिडेंट मानी जाती है। लेकिन ये है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट को काउंट करके हमारे अब ये 18 प्रेसिडेंट बन जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद पहला प्रेसिडेंट था, राधा कृष्ण दूसरा, जाकिर हुसैन, ठीक है, जो थे जिनकी ऑफिस के दौरान ही डेथ हो गई थी, कार्यकाल के दौरान ही। और फ़खरुद्दीन अली अहमद की भी ऐसे 2 प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जिनकी जो है अपने ऑफिस के दौरान ही डेथ हो गई थी, कार्यकाल के दौरान ही। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और 2 प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर रोल प्ले किया है, वीवी गिरी हो गया और डीबी जैटी। बेशक जो वीवी गिरी ने बाद में फिर इलेक्शंस लड़ी थी, ठीक है, बट एज ए एक्टिंग के तौर पर भी उसने पहले प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो है वो उसे नॉमिनेट किया गया था। तो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ज्ञानी जैल सिंह वगैरह। तो 2 लेडीज़ प्रेसिडेंट रही हैं, प्रतिभा पाटिल और दूसरी है द्रौपदी मुर्मू। तो एक जो बहुत ही इंटेलिजेंट कह लो, जिसे हम मिसाइल मैन कहते हैं, वो रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो जो एज ए टीचर भी थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इस रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन भी एंड में पुट करूँगी। नेक्स्ट है
प्रेसिडेंट्स की जो पावर्स है वो कौन कौन सी होती है? प्रेसिडेंट की पावर्स जो है वो 6 टाइप से जो है डिवाइड की जाती है। एक्सिक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिस्क्रिशनरी, इमरजेंसी पावर। एक्सिक्यूटिव होती है जो भी वो कार्यपालिका से रिलेटेड काम करता है। लेजिस्लेटिव जो कानून बनाते हैं, जैसे कोई बिल पास किया उस पर उसने साइन किया और बिल कानून बन गया। फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड वगैरह होता है। जुडिशियल कोई न्याय दे सकता है, जैसे होता है ना, मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कुछ फांसी की सज़ा दे दी, तो एंड में बाद में राष्ट्रपति के पास भी होता है राइट कि वो उस फांसी की सज़ा को कैंसिल भी कर सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर होती है और इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर के बारे में बात करेंगे जी। एक्सिक्यूटिव पावर देख लेना, पावर रिलेटेड टू काउंसिल मिनिस्टर, मिलिट्री पावर्स, क्योंकि आपको पता है जो तीनों सेनाओं का मुखी जो राष्ट्रपति होता है, जिसे हम जल थल सेना बोलते हैं, ठीक है, वायु सेना, जल सेना और थल सेना। लेजिस्लेटिव पावर के जो आप पॉइंट देख सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो उसे मैं दोबारा से वीडियो बना सकती हूँ, ये जस्ट मैं शॉर्ट में बना रही हूँ कि एक्चुअली मेन चीज़ें क्या है। फाइनेंशियल वगैरह होगी, मनी बिल से रिलेटेड वगैरह हो गया। मान लो कोई देश में आपत्ति पड़ गई है, कोई इमरजेंसी पड़ गया है तो पैसे की ज़रूरत है, तो वो कॉन्टीजेंसी फंड जो है वहाँ से पैसा निकाल कर, जैसे आप घर में होती है ना बुगनी होती है, आप इमरजेंसी पैसा रखते हो, ठीक है, जब बैंक में रखते हो तो वहाँ से पैसा निकाल कर दे सकता है, लेकिन शर्त ये होती है कि दोबारा उसमें पैसा वापस करना होता है। फाइनेंस कमीशन एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट वगैरह करते हैं। जुडिशियल पावर भी ऐसे चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है ये कुछ इसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स वगैरह आ जाती हैं कि अपनी मर्जी से जो पावर वगैरह यूज़ कर सकता है, स्पेशली बिल से रिलेटेड वगैरह कि बिल में देरी डाल सकता है। इमरजेंसी पावर 3 टाइप की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बार बार में कि 3 टाइप की होती है। नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 352 के अकॉर्डिंग, जैसे जो देश में कोई विपदा आ जाती है, मान लो जैसे देश में हमारे कोई जंगबंदी का प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, जे इन केस वो ज़्यादा देर चलती रहती तो नेशनल इमरजेंसी लागू हो सकती थी, ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी ने लगाई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, मान लो किसी स्टेट की आज ये मशीनरी है सही तरह नहीं चल रही, स्टेट की मशीनरी का भाव, मान लो जहाँ बिहार की एग्जांपल दी है, तो लग रहा है कि प्रेसिडेंट को कि जो बिहार की सरकार है वो मनमानी कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर सही तरह नहीं चल रहा, तो वो वहाँ की सरकार को तोड़ सकते हैं और सरकार को सारे रूल रेगुलेशन जो भी कुछ है सारी पावर अपने अंडर ले सकते हैं, ठीक है, अपने वो खुद पावर यूज़ कर सकते हैं 6 महीने के लिए। देन आफ्टर फिर वहाँ पर इलेक्शंस करवानी पड़ती है। तो फाइनेंशियली इमरजेंसी ये होती है कि मान लो कोई स्टेट कह देती है, ठीक है, कोई उड़ीसा कह देती है, सिक्किम कह देती है कि जे मेरे पास पैसा ही नहीं है कि मैं अपने जो एम्प्लॉयज़ को पैसा दे सकूँ, मेरी इतनी तंगी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, तो वहाँ पर वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करके भी सारा जो किन किन कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती करनी है, कैसे कौन से टैक्स लागू करने हैं, कुछ और क्या करना है, ये चीज़ें लागू की जा सकती है। इट मीन्स 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल, फाइनेंशियल। आप ऐसे याद कर सकते हो NCF, ये तो NCERT होता है ना सिलेबस वगैरह, NCF तो 52, 56 एंड 60 3 है, तो 3 आप कॉमन नाम याद रख लेना, 3 है ना, तो क्या है पीछे 52, 56 एंड 60, बाकी कुछ नहीं इसमें खास में, ठीक है। आई होप ये आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं फास्ट ज़रूर रीड आउट करवाया था मैंने, तो फिर भी कुछ नहीं समझ आया होगा, किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एंड में आपको एक होमवर्क दे रही हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन प्रेसिडेंट डेड वाइल इन द ऑफिस, ऐसे कौन से प्रेसिडेंट हैं जिनकी ऑफिस के दौरान ही डेथ हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन है विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड अनअपोज, ऐसे कौन से प्रेसिडेंट हैं जो बिना विरोध के अनअपोज के ही चुने गए थे, ठीक है, ये भी 2 है, वो भी 2 है, ये भी 2 है। हु इज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन सा था, ठीक है, जब किसी की डेथ हो जाती तो एक्टिंग प्रेसिडेंट लागू होता है ना, तो कौन सा था। हाउ मैनी फीमेल प्रेसिडेंट हैव देयर बीन इन इंडिया, इंडिया में कम से कम कितनी औरतें जो है एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर रोल प्ले कर चुकी है या कर रही है।
तो अगर आपने ध्यान से वीडियो सुनी होगी तो मुझे लगता है आपको आंसर मिल गए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इनके आंसर ज़रूर लिखना। थैंक्स बेटा।